एक महिला सिर्फ शमशान गृह में एक मृत शरीर का श्रृंगार करने आती है। तभी अचानक ताबूत के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है और उसे खींचकर अंदर ले लेता है। उसी समय लाश की आंखें खुल जाती हैं और वो महिला को चेतावनी देता है कि वो विरोध ना करे। इसके बाद दोनों ताबूत के अंदर पूरी रात साथ बिताते हैं। लेकिन अगली सुबह महिला शमशान गृह के बाहर बैठी हुई होश में आती है। उसका सिर भारी होता है, दिमाग में पिछली रात के कुछ धुंधले दृश्य घूमते हैं, लेकिन वो सोचती है कि शायद ये सब सिर्फ एक सपना था। वो अभी इसी बात को लेकर उलझन में होती है कि तभी एक अधेड़ उम्र का दंपति उसके पास आता है। वे सीधे कहते हैं कि महिला उनकी वर्षों पहले बिछड़ी हुई बेटी है। इसके बाद वो आदमी एक छोटी बच्ची की तस्वीर निकालता है। तस्वीर में दिखाई दे रहा जन्म चिन्ह महिला के चेहरे के जन्म चिन्ह से बिल्कुल मेल खाता है। महिला भावुक होकर अपनी माँ को गले लगा लेती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके माता पिता पहले से ही उसके अस्तित्व के बारे में जानते थे। आज उसे ढूंढने का असली कारण कुछ और ही होता है। असल में मालहोत्रा परिवार और सिंघानिया परिवार के बीच बचपन में ही रिश्ता तय हो चुका होता है। तय हुआ था कि दोनों परिवारों की दो बेटियों की शादी दो बेटों से होगी, लेकिन सिंघानिया परिवार का बड़ा बेटा एक हादसे में मर चुका होता है। रिश्ता तोड़ा नहीं जा सकता और छोटी बेटी पहले से ही सिंघानिया परिवार के छोटे बेटे से प्रेम करती होती है। इसलिए महिला से कहा जाता है कि वो अपनी बहन की जगह मृत बड़े बेटे से विवाह करे। महिला थोड़ी देर सोचती है, लेकिन फिर हाँ कर देती है, क्योंकि वो बचपन से अनाथालय में पली होती है और माता पिता के प्यार के लिए तरस रही होती है। बस अपने माता पिता के साथ रहने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। माँ उसे गले तो लगा लेती है, लेकिन मन ही मन उससे घृणा करती है। सच्चाई ये होती है कि महिला कभी खोई नहीं थी, बल्कि उसे जानबूझकर छोड़ दिया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके चेहरे का जन्म चिन्ह अशुभ माना गया था। अगर आज उसे मरे हुए आदमी से शादी के लिए जरूरत न होती तो मालहोत्रा परिवार कभी उसे ढूंढने नहीं आता। मुझे लगा था माता पिता मिल गए तो किस्मत बदल जाएगी, लेकिन आखिर में मुझे फिर भी एक मरे हुए आदमी से ही शादी करनी पड़ रही है। महिला को जरा भी पता नहीं होता कि सिंघानिया परिवार का बड़ा बेटा जिंदा है। कुछ दिनों बाद वो डरी सहमी सिंघानिया हवेली पहुंचती है। सौभाग्य से सिंघानिया दादी उसके चेहरे के जन्म चिन्ह से बिल्कुल भी नफरत नहीं करती, बल्कि उसे पसंद कर लेती। लेकिन छोटी बहन, जो सिंघानिया परिवार की दूसरी बहू होती है, अनाथालय में पली इस बड़ी बहन को बिल्कुल पसंद नहीं करती। पहली ही मुलाकात में वो उसे ताने मारती है। महिला कुछ समझ पाती उससे पहले ही सास उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है और कहती है कि इस घर में एक विधवा बहू को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तभी अचानक बड़ा बेटा सामने आ जाता है। ये देखकर छोटा बेटा बुरी तरह घबरा जाता है, क्योंकि उसी ने अपने भाई को जहर देकर मारने की कोशिश की थी। सिंघानिया दादी अपने पोते को जिंदा देखकर खुशी से भर जाती है। दादी, आपको चिंता में डाल दिया। जहर की वजह से मेरी सांसें बहुत धीमी हो गई थी, इसलिए सबको लगा कि मैं मर गया हूँ। सौतेली माँ डर जाती है कि कहीं सच्चाई सामने ना आ जाए। वो दिखावे की चिंता करते हुए कहती है कि छोटा बेटा भी इन दिनों बहुत दुखी था, न ठीक से खा पा रहा था और न सो पा रहा था। लेकिन बड़ा बेटा सब कुछ समझ चुका होता है। उसका मरने का नाटक सिर्फ इसलिए था ताकि वो गद्दारों को पकड़ सके और कंपनी का नियंत्रण सौतेली माँ से वापस ले सके। बस एक चीज उसकी योजना का हिस्सा नहीं थी, एक पत्नी। सुना है तुम ही मेरी छोटी पत्नी हो। जैसे ही सुना कि मैं मर गया, तुरंत मुझसे शादी के लिए तैयार हो गई। महिला को लगता है कि शायद बड़ा बेटा उसे ठुकरा देगा, लेकिन वो उल्टा कहता है कि वो उससे पूरी तरह संतुष्ट है। वो सिंघानिया परिवार की गृहलक्ष्मी की पहचान वाली चूड़ी उसे देने का फैसला करता है। सौतेली माँ और छोटा बेटा इसका विरोध करते हैं,